आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब किस तरह से टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी करता है, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एज आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब कि अब मान लो जैसे कि कोई भी मेटल है उसको गैसेस स्टेट में लेना है। आइसोलेटेड मतलब कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई भी एटम होगा उसके, अब उसका वो आउटर में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या दो इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तीन इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाएगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP4 है। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ NH2NP4 है तो P4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो NH2NP3 हो जाएगा, तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। सेकेंड का मतलब हुआ अब NH2NP3 में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब वो NH2NP2 हो जाएगा, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये सब होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जो होता है वो कैसे वेरी करता है। तो ये भी चीज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सब जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब जो है। तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग आते हैं तो हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज जो होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, साइज इंक्रीज होगी तो जब किसी भी एटम की साइज जब इंक्रीज होगी तो वैसे केस में क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको कम एनर्जी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम बढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ऐसे केस में बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो होगा वो वीक होने लगेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेगा। तो फ्री होने लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। उसी तरह से अगर लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज जब साइज जब डिक्रीज होगी तो वैसे केस में क्या है, एटम का, ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो होगा डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो साइज जब डिक्रीज होती जाएगी तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस घटता जा रहा है। तो वैसे केस में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। ठीक है, होल्ड बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी को टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होना है, ठीक है। उसका रीजन आई होप समझ में आ गया होगा। तो लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये रीजन का जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको देख लेते हैं इस चीज को नोट्स में। यहाँ पे ये वाला है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर वाला जो था ये इसको डिस्कस यहाँ पे किया गया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसमें ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कैटायन और पैरेंट एटम वाला जो है उसका रिकॉल कराना जो है अभी रह गया हुआ है, उसको भी हम रिकॉल करा देते हैं। पहले जब आयनाइजेशन एनर्जी जब स्टार्ट कर दिए हैं तो पहले उसी का देखते हैं। तो ये इधर आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी, ठीक है, एनर्जी या इंथैल्पी मतलब वही होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोला जाए या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाए, सेम है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। It decreases down the group from top to bottom. This is because as we go down the group, atomic size increases, due to which distance of outermost electron from the nucleus increases. As the result, shielding effect increases, and so effective nuclear charge decreases, due to which hold of nucleus on outermost electron decreases and electrons become free. ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है उसका ये रीजन है जो भी एक्सप्लेन किए। अब उसके बाद जो है, और वही अगर लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये है तो लिथियम, लिथियम से नीचे आता है सोडियम, सोडियम से नीचे पोटेशियम, पोटेशियम से नीचे रुबिडियम आता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसीलिए ये वाला ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो Li लिथियम से कम होगा सोडियम का, सोडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम रुबिडियम, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो पहले ग्रुप 15 आएगा फिर ग्रुप 16 आएगा। अभी हम लोग जनरल ट्रेंड की हम लोग बात किए हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग जनरल ट्रेंड देखें हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से कम होता है। होना क्या चाहिए था, ज्यादा, क्योंकि 15 के बाद आता है 16। पीरियड की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो पहले ग्रुप 15 का एलिमेंट आएगा फिर ग्रुप 16 का आएगा। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ग्रुप 15 से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का ग्रुप 15 वाले से कम हो जाता है, ठीक है, जो कि होना चाहिए था ज्यादा, ठीक है। अब वो क्यों होता है, तो इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज बताया भी थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लियर अगर रहेगा तो बहुत चीज जो होता है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन होता है। तो कैसे होता है, तो सो देखते हैं इसमें। तो देखो, दिस इज बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज NH2 NP3। अगर ग्रुप 15 के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो जैसे ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन जो है 1s2 2s2 2p3 होगा, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p3, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2 NP3 के फॉर्म में है, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो हो जाएगा नियॉन हो जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा 3s2 3p3 हो जाएगा, ठीक है। 10 नियॉन के लिए 10 हो गया, 10 2 12 3 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो
ग्रुप 15 के किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होगा, ठीक है। और ग्रुप 16 के एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होगा, NH2NP4। जैसे ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, तो नियॉन, ठीक है। फिर उसके बाद 3s2 3p4, ठीक है। 10 2 12 4 16, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 वाले का NH2NP4 होगा, आउटर मोस्ट, ठीक है। और ये बताए थे कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, ठीक है, स्टेबल होता है। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का अगर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो हाईली स्टेबल होता है। तो NH2NP3, ठीक है, NH2NP3 और NH2NP4, तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो NH2NP3 अगर है तो ये हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। और वही अगर NH2NP4 की अगर बात करते हैं तो वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप 15 का अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो होगा NH2NP3, ठीक है। हेयर p सबसेल इज हाफ फिल्ड, p सबसेल जो है हाफ फिल्ड है एंड सो स्टेबल, इसलिए वो स्टेबल है, ड्यू टू विच इट विल नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट की, तो ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP3, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो वैसे केस में ये तो चाहेगा कि तुरंत मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। जैसे ही कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है, जो ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टेबल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देना नहीं चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, तो ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसका NH2NP3 हो जाएगा, जो कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तो चाहेगा जल्दी से मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है, और वही ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी है कि वो जल्दी से मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो ये तो चाहेगा जल्दी से मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का ग्रुप 15 से कम कम होता है, ठीक है। तो कम होने के पीछे रीजन यही है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्योंकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 का ग्रुप 16 से कम होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से, लेकिन ये हो गया एक्सेप्शन, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। अब वही चीज है, अब उसके बाद जो है, और वही आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसका रीजन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज बिकॉज एज वी गो अक्रॉस द पीरियड atomic size decreases, due to which distance of outermost electron from the nucleus decreases. As a result, shielding effect decreases and so effective nuclear charge increases, due to which hold of nucleus on outermost electron become very high. तो वही है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज हो जाएगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से ये चीज हो जाएगा। तो ये है, हो गई बात जनरल ट्रेंड जो है वो इसका आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात जो थी कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कैसे डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज होती है, और उसका एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्शनल जो है वो कहीं भी अगर जो होगा वो ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई भी है, जैसे कि अब ग्रुप 16 वाले का एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 वाले से कम होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सेकंड की बात नहीं, फर्स्ट की बात है, ठीक है। किसी किसी में ऐसा होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले से कम है,
लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी में ये चीज हो जाएगा। अब जैसे ही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NH2NP3, जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और ग्रुप 15 वाले से जब निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो NH2NP2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन तो है नहीं। तो अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब उसके बाद ग्रुप 16 का एलिमेंट हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो वैसे केस में अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो वैसे केस में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 15 वाले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि जनरल ट्रेंड है। इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। अगर ये चीज ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ध्यान में होगा, हाफ फिल कन्फिग्रेशन, फुल फिल कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, ये चीज अगर ध्यान में अगर है तो ये चीज आसानी से समझ सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का ग्रुप 15 से कम क्यों होता है। ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए था ज्यादा। ठीक है, लेकिन फिर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे, तो वो ग्रुप 16 का ग्रुप 15 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि जनरल ट्रेंड है। ठीक है, वो भी क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो लूज कर देगा ग्रुप 16 का, तो वो हो जाएगा NH2NP3, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो नहीं देना चाहेगा। ठीक है तो ये बात हो जाती है इसमें। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो ये होता है, और इसमें जो एक्सेप्शन है वो इस तरह से होगा। ऐसा और भी अगर इस तरह का कोई आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन होगा, तो वो चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं तो। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर अच्छे से लिखने अगर आए, अच्छे से अगर ध्यान में अगर रहे, तो वैसे केस में आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है अब ये बात है, अब इसमें जो एटॉमिक साइज में जो है, हम लोग एटॉमिक साइज का तो हम लोग ट्रेंड जो है वो सब देख ही लिए थे कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम किस तरह से इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे डिक्रीज होती है, ये हम लोग देख लिए थे। अब उसमें भी ये चीज है कि कैटायन का अगर साइज की, कैटायन की अगर हम साइज की अगर बात करें, तो कैटायन का साइज जो है, कैटायन का साइज वो एनायन के साइज से एनायन नहीं, कैटायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से कम होता है। ठीक है, और वही एनायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? तो जैसे कि इसमें यहाँ पे है, अब ये कैटायन का साइज, इसका एग्जांपल में ये देख सकते हैं, जैसे ये है Na+, तो Na+ किससे बना है? Na से बना है। तो कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। ठीक है, कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनायन का साइज जो है उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? तो उस चीज को जैसे देखते हैं, Na+ है और Na है, तो Na+ में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, और Na में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, कैटायन का साइज जो है वो ये उसके पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। वही उसी तरह से Mg2+ है, Mg की बात करते हैं, तो Mg2+ में 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg में 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच सकता है, इसीलिए Mg2+ का साइज Mg से छोटा हो जाता है। वही अगर हम एनायन की अगर बात करते हैं तो एनायन वाले में जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका ये है, जैसे N3- है और N है, तो N3- में 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। और नाइट्रोजन में जो N में 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे केस में 7 प्रोटॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि N का साइज जो है, नाइट्रोजन का साइज N3- से जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, तो N3- का साइज N से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो कैटायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनायन का साइज जो है पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात अगर होती है, तो वहां पे हम देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? वैसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, तो जैसे कि इसी में यहाँ पे है N3- है, O2- है, F- है, तो N3- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तब देखेंगे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N3- में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 7 है, O2- में 8 है, F में जो है वो F- में जो है 9 प्रोटॉन है। तो 9 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से खींच सकता है,
इसीलिए सबसे छोटा साइज जो है वो F माइनस का, ठीक है, उससे बड़ा O2 माइनस, सबसे बड़ा N3 माइनस, ठीक है। तो ये है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के साइज को भी अगर जब कंपेयर करना है तो वैसे केस में हम लोग देखेंगे कि उसमें किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन के लेने या फिर देने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ता है घटता है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करते हैं तो वैसे केस में तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो खैर सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज अपना यहाँ पे देखना है जब आयंस के साइज को कंपेयर करना है, कैटायन और उसके पेरेंट एटम को, एनायन और उसके पेरेंट एटम को, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को, तो उसमें ये देखना होगा कि कितना प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो गई साइज की बात। तो इस तरह से एटॉमिक साइज से रिलेटेड जो खैर जो भी टॉपिक सब था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। एटॉमिक साइज का जनरल ट्रेंड तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हुए थे। अब उसमें कैटायन के साइज और एनायन के साइज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के साइज को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका भी हम लोग डिस्कस कर लिए हुए हैं। और उसके बाद जो हम लोगों को डिस्कस जो करना है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड जो है टॉपिक वो डिस्कस करना है। तो यहाँ तक का हम लोग जो है वो अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।